हेलो बच्चों, आज के वीडियो में हम सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2021 में क्लास 10th मैथ स्टैंडर्ड में क्वेश्चन नंबर 1 to 20 यानी कि 1 मार्कर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों, जिसका पहला पार्ट हमें दिया गया इफ़ x इंटू वाई इज़ 180 एंड देयर HCF इज़ 3 फाइंड LCM। अब हम जानते हैं बच्चों की हमारी प्रॉपर्टी है LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। अब यहाँ हमारे जो दो नंबर है वो x और y है, इनका HCF हमें 3 दिया गया है, LCM हमें फाइंड करना है और इनका प्रोडक्ट हमें 180 दिया गया है। तो यहाँ पर हमारी जो LCM की वैल्यू है वो 180/3 यानी कि 60 आ जाएगी। और जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा चॉइस में, उसमें हमें बोला गया है 14587/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 4। हमें बताना है कि ये एक जो रैशनल नंबर है हमारे पास कितने डिजिट के बाद टर्मिनेट होगा। अब यहाँ बच्चों देखो डिनोमिनेटर में 5 की पावर 4 है और 2 की पावर 1 है। तो सबसे पहले तो आप ये याद रखिए बच्चों, डिनोमिनेटर में हमेशा 2 की पावर या 5 की पावर या 2 और 5 की पावर होनी चाहिए, तभी कोई फ्रैक्शन कोई रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग हमारा बनेगा, अदरवाइज वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर बन जाएगा। अब इनमें से जो भी सबसे बड़ी पावर है 2 और 5 में, हमारी जो सबसे बड़ी पावर है वो है 4, यानी कि तो इसका मतलब ये होगा कि 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये जो नंबर है वो टर्मिनेट होगा। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा हमारा वो 4 होगा। ये दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोला इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस इज 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हम लेट कर लेते, लेट अल्फा एंड बीटा बी जीरोज ऑफ fx वेयर fx इज 3x² minus kx plus 6। now sum of zeros alpha plus beta will be minus b by a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब सम ऑफ जीरोज हमें 3 दिया हुआ है और हमारा जो यहाँ b होगा वो -k और जो a है वो हमारा 3 होगा, यानी कि जो हमारी k की वैल्यू है वो 9 आ जाएगी। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस एंड दिस डज नॉट हैव अ सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन नहीं होगा, यानी कि पैरेलल लाइन्स होगी। अब यहाँ हमें इक्वेशन दी गई है 3x + y इज इक्वल टू 3 और 6x + ky इज इक्वल टू 8। जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ हमारा जो a1 है वो 3, b1 1 और जो c1 होगा वो 3 आएगा और यहाँ पे हमारा a2 6, b2 k और जो c2 है वो 8 आएगा। अब बच्चों हम यहाँ निकालते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें नो सोल्यूशन दिया गया, पैरेलल लाइंस दी गई है। यहाँ वैल्यूज पुट करते तो हमारे पास आएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/k इज नॉट इक्वल टू 3/8। अब इन पहले दो को हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आएगा 3/6 इज इक्वल टू 1/k, यानी कि जो k की वैल्यू है वो हमारी 2 आ जाएगी। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें बोला गया इफ 3 chairs and 1 table cost ₹1500 and 6 chairs and 1 table cost ₹2400 form linear equation to represent this situation। अब हम यहाँ पर लेट कर लेते कि लेट कॉस्ट ऑफ चेयर इज इक्वल टू ₹x एंड कॉस्ट ऑफ टेबल इज इक्वल टू ₹y। हमें बोला गया 3 चेयर की कॉस्ट यानी कि 3x प्लस 1 टेबल की कॉस्ट यानी कि y 1500 होगी और 6 चेयर की कॉस्ट प्लस 1 टेबल की जो कॉस्ट है वो 2400 दी गई है और हमें यही इक्वेशन बनानी थी। तो ये हमारा पांचवा क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल रूट्स। अब इक्वल रूट्स होने का मतलब बच्चों उसका d जो है वो 0 होगा, d का मतलब b² - 4ac इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में जो हमारा a है वो 9 होगा, b की वैल्यू 6k और c जो है वो हमारा 4 होगा, यानी कि 6k² - 4 × 9 × 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 36k² - 36 × 4
इज इक्वल टू 0। अब जब मैं यहाँ से 36 कॉमन ले लूँगा तो ये मेरा बनेगा के स्क्वेयर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि के स्क्वेयर माइनस 4 इक्वल टू 0, और के स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो 4 होगी और हमारी के की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस 2 आ जाएगी। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन बच्चों, जिसके पहले पार्ट में हमें बोला गया विच टर्म ऑफ द ए पी दिस इज़ 0। तो यहाँ पर जो हमारी ए है वो 27 है और जो हमें डी दी गई है वो 24 माइनस 27 इज इक्वल टू -3। अब हम लेट कर लेते हैं कि लेट ए एन इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया कि एन एच टर्म जो है वो 0 है, तो यहाँ हमने फॉर्मूला अप्लाई करा है ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू 27 प्लस एन माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन गया 27 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3n की वैल्यू हमारी यहाँ पर 30 आ गई है, यानी कि n जो है वो 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10वीं टर्म जो है वो 0 होगी। और इसके जो सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें हमें बोला गया है इफ़ d इज़ -4 n इज़ 7 एंड an इज़ 4 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो जब हम यहाँ पे an का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर हम n और d की वैल्यू पुट कर देते हैं और कैलकुलेशन करके a फाइंड कर। अभी हमारे पास आएगा बच्चों 6 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि 6 माइनस 24 इज इक्वल टू 4। तो हमारी जो a की वैल्यू है वो 28 आ जाएगी। तो ये हमारा 7वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसके पहले पार्ट में हमें बोला गया फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसके हमें रूट्स निकालने हैं। तो यहाँ मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकालेंगे बच्चों। हमें मल्टीप्लाई करने पे 10 चाहिए और प्लस माइनस करने पर 7 आना चाहिए। तो हम 7 को 5 प्लस 2 के रूप में ब्रेक कर सकते हैं। तो ये इस तरह से बन जाएगा। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 5x प्लस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ x कॉमन ले लेते हैं तो ये बन गया x प्लस 5 और यहाँ से 2 कॉमन लेंगे अब अगली दो टर्म से, तो ब्रैकेट में आएगा x प्लस 5। तो अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा बन जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ -5 एंड -2। अब जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें हमसे पूछा गया है फॉरवर्ड वैल्यूज ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ नो रियल रूट। इसका मतलब ये है कि जो हमारा d होगा वो नेगेटिव होगा, लेस देन 0 होगा। अब इस इक्वेशन में बच्चों a की जो हमारी वैल्यू है वो 30a है, b जो है वो -6 है और c जो है वो हमारा 1 है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अब यहाँ पुट करेंगे तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 30a इंटू 1 लेस देन 0। तो ये 36 माइनस 120a लेस देन 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 36 लेस देन 120a। तो जो a की वैल्यू है वो हमारी होगी बच्चों ग्रेटर देन 36/120। ट्वेल्व के टेबल से कट करेंगे तो ये हमारा आएगा 3/10, यानी कि a शुड बी ग्रेटर देन 3/10 और ये हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें हमें PQ जो है 28 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें फाइंड करना है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM। इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पे PL प्लस LM प्लस PM फाइंड करना है। अब बच्चों फिगर में ध्यान से देखिए आप, जो ये LM है हम उसको LN प्लस NM लिख सकते हैं। और ये PM एज इट इज़ लिख देते हैं। अब यहाँ पर बच्चों मैं LN की जगह पर LQ लिख सकता हूँ, बिकॉज ये दोनों हमारी L से टेंजेंट आ रही है, और MN की जगह पर मैं MT लिख सकता हूँ, ये दोनों हमारी पॉइंट M से टेंजेंट आ रही है, और बाकी एज इट इज़ लिख देते हैं। अब देखिए हमारा PL प्लस LQ जो है वो PQ बन जाएगा प्लस, और MT प्लस PM जो है वो हमारा PT बन जाएगा।
अब बच्चों अगर हम ध्यान से देखें ये पी क्यू और पी टी जो है वो पॉइंट पी से एक सर्कल पे टेंजेंट आ रही है, तो दोनों आपस में ये बराबर होगी, यानी कि पी क्यू प्लस पी क्यू 2pq आ गया, और pq हमें यहाँ पर 28 सेंटीमीटर दी गई है, तो जो हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PLM है वो 56 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारा 9वां क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें बोला गया टू टेंजेंट आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंगल आर ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट। तो ये डायग्राम होगा बच्चों इस क्वेश्चन का, जिसमें एंगल जो ये P है हमारा 60 डिग्री का दिया गया, यानी कि दोनों एंगल हमारे ये 30 के होंगे, और हमारी रेडियस OT हमें 3 सेंटीमीटर गिवन है। हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। अब बच्चों हम जानते हैं कि जो OT है वो परपेंडिकुलर होगी PT पर, हमारी थ्योरम है ये कि सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे लाइन परपेंडिकुलर होती है। अब यहाँ पर हम बच्चों ट्रायंगल POT कंसिडर करते हैं, जिसमें हमारा जो T है वो राइट एंगल है, एंगल P 30 डिग्री का है, OT जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है, और हमें PT हमें फाइंड करनी है, जिसे हमने मान लेते हैं लेट PT इज इक्वल टू x सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब करेंगे तो ये हमारा बनेगा tan 30 डिग्री, यानी कि 3/x इज इक्वल टू 1/√3। तो जो x की वैल्यू वो हमारी 3√3 सेंटीमीटर आ जाएगी, यानी कि जो हमारी लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो 3√3 सेंटीमीटर होगी। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है बच्चों, जिसमें बोला गया PQ इज अ टेंजेंट टू सर्कल विद सेंटर O एट P। ये हमारी PQ टेंजेंट है, P पॉइंट सर्कल पर है, एंड ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि हमारा जो OP और OQP है ये दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर है तो बच्चों OP के सामने हमारा एंगल 1 और QP के सामने हमारा एंगल 2 ये भी आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। हमें यहाँ पर एंगल OQP यानी कि एंगल 1 फाइंड करना है। हमें जानते बच्चों जो हमारा एंगल P है वो 90 डिग्री का बनेगा, बिकॉज सेंटर से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे जो लाइन आती है वो परपेंडिकुलर होती है। तो इस ट्रायंगल POQ में जब हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल P इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू 90/2, और ये हमारा 45 डिग्री आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें हमें दिया गया एक ट्रायंगल ABC है जिसमें DE पैरेलल BC है, और हमें ये AD BD और AE की वैल्यू दी गई है, हमें EC फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे EC को x सेंटीमीटर लेट कर लिया है। जैसा कि DE और BC आपस में पैरेलल है तो AD/DB इज इक्वल टू AE/EC होगा बाय BPT थ्योरम। अब यहाँ हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो 3/4.5 इज इक्वल टू 2/x आएगा। अब ये 4.5 से जब पॉइंट हटेगा तो ऊपर 10 आ जाएगा, तो ये बन गया 30/45 इज इक्वल टू 2/x। अब ये 15 के टेबल से कट जाएगा तो 2/3 बन गया, 2 से 2 कट गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे जो हमारी x की वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर आ गई, और यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा 12वां क्वेश्चन बच्चों, जिसमें हमें दिया गया है sin A प्लस cos B इज इक्वल टू 1, और हमें एंगल A की वैल्यू दी गई है जो कि है 30 डिग्री। अब इस एंगल A को जब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा बनेगा sin 30 डिग्री प्लस cos B इज इक्वल टू 1, और sin 30 जो है वो 1/2 होता है, तो हमारा जो cos B की वैल्यू है वो आ जाएगी 1 माइनस 1/2, यानी कि 1/2 आ जाएगी। और हम जानते हैं कि cos में जो 1/2 है वो 60 डिग्री पर होगा, तो यानी कि जो हमारी B की वैल्यू है बच्चों वो 60 डिग्री आ जाएगी। तो ये हमारा 13 क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें x की वैल्यू 2 sin स्क्वायर थीटा दी गई है और y की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो हमने x और y की वैल्यू यहाँ इसमें पुट कर दी। तो बच्चों पहली दो टर्म में से अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये हमारा बन जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 बार है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो जो हमारा आंसर है वो 3 आ जाएगा। तो ये हमारा 14th क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें डायमीटर ऑफ सर्कल इज 42 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस 21 होगी, और एंगल सबटेंडेड बाय द और जो हमें एंगल दिया गया वो 60 डिग्री का दिया गया, तो हमने इसको थीटा लेट कर लिया है। हमें यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारा θ/360 × 2πr। तो
तो यहाँ जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा 60/360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू 21। तो ये कट होकर हमारा नीचे 6 आ गया और ये हमारा 3 बन गया। अब ये 6 से हमारा कट जाएगा तो आंसर आएगा 22 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 15वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें बोला गया 12 सॉलिड स्फीयर्स ऑफ सेम रेडियाई आर मेड फ्रॉम मेल्टिंग अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 2 सेंटीमीटर एंड हाइट 16 सेंटीमीटर। फाइंड द डायमीटर ऑफ द ईच स्फीयर। तो हमने यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर 1 होगा, हाइट जो है वो 16 है। तो यहाँ से जो हम वॉल्यूम निकलेगा हमारा बच्चों वो होगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 16 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि 16 पाई सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ हमने रेडियस ऑफ स्फीयर आर लेट कर लिया है, तो वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर जो है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ 12 स्फीयर बन रहे हैं तो हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कट होके हमारा आ जाएगा 16 पाई आर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों वॉल्यूम आपस में इक्वल होंगे, तो हम इन्हें इक्वेट कर देते हैं। 16 पाई इज इक्वल टू 16 पाई आर क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास जो आर क्यूब की वैल्यू है वो 1 आ जाएगी, यानी कि आर जो है वो हमारी 1 सेंटीमीटर हुई। इसका मतलब जो डायमीटर है बच्चों इन स्फीयर्स का वो 2 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा 16वां क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें पहले पार्ट में बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट इन द थ्रो ऑफ डाई। एक 2 डाइस को थ्रो करा है, तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ आउटकम है वो 36 होंगे। अब यहां पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया डबलेट की प्रोबेबिलिटी। डबलेट का मतलब बच्चों जब दोनों में सेम नंबर आए, जैसे 1 1 2 2 से लेकर 6 6 तक, तो जो फेवरेबल आउटकम्स है हमारे वो 6 ही आएंगे। तो हमें यहाँ पर डबलेट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो जो होगी हमारी 6/36, यानी कि 1/6 हमारा आंसर होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों, उसमें हमें बोला गया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक क्वीन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। अब नंबर ऑफ ब्लैक क्वींस जो होती है बच्चों वो एक कार्ड के डेक में 2 होती है। तो यहाँ पर जो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक क्वीन, वो होगी हमारी 2/52, यानी कि 1/26। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, जिसमें हमें दिया गया है द डायग्राम शोज द प्लान फॉर अ सन रूम इट विल बिल्ड ऑन टू द वॉल ऑफ अ हाउस। द हाउस वॉल ऑफ द सन रूम आर स्क्वायर क्लियर ग्लास, द रूफ इज मेड यूजिंग दिस। तो यहाँ पर ये हमारा ओरिजिन है ओ पॉइंट, तो ये हमारी एक्स एक्सिस और ये हमारी वाई एक्सिस होगी। तो ये हमारे इस तरह से कोऑर्डिनेट हमें पॉइंट्स के दिए गए हैं, वो मैंने यहाँ नीचे आपके लिए लिख दिए हैं, आप चाहे तो यहाँ काउंट भी कर सकते हैं। तो चलिए इस केस स्टडी पर बेस्ड जो क्वेश्चन है अब उन्हें सॉल्व करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें हमें बोला गया फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए हम 6 + 9/2, 17 + 16/2, हमारा फॉर्मूला होता है x1 + x2/2 प्लस y1 + y2/2। तो ये हमारा बन जाएगा 15/2, 33/2, यानी कि हमारा ये थर्ड पार्ट आंसर है। ये हमारा बी पार्ट है बच्चों, जिसमें बोला गया रेफर टू द टॉप व्यू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द वाई एक्सिस। P पॉइंट का वाई एक्सिस से हमें डिस्टेंस बताना है और P के जो कोऑर्डिनेट है वो 4,8 है। तो जो डिस्टेंस होगा हमारा यहाँ पर फ्रॉम द वाई एक्सिस वो 4 यूनिट्स होगा। तो हमारा ए पार्ट इसका आंसर हुआ। तो ये हमारा सी पार्ट है, जिसमें हमें बोला गया द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड सी इज। ए और सी के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है। हमारे यहाँ पे बच्चों ए जो है वो 1,8 और एस के कोऑर्डिनेट 17,8 है। तो यहाँ जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हमारा बनेगा 17 - 1 का स्क्वायर प्लस 8 - 8 का स्क्वायर। तो ये 16 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, तो हमारा ये 16 यूनिट्स आंसर आ जाएगा, यानी कि थर्ड पार्ट इसका आंसर होगा। ये डी पार्ट है बच्चों इस क्वेश्चन का, बोला गया रेफर टू द फ्रंट व्यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए एंड बी इन द रेशो 1:3 इंटरनली। अब यहाँ हमें ए के कोऑर्डिनेट 1,8 और बी के 5,10 दिए गए हैं। तो यहाँ हमें इस तरह से हम बना लेते हैं लाइन सेगमेंट, एक ए 1,8, बी 5,10 और यहाँ कोई पॉइंट है हमारा ये पी एक्स वाई, जो कि इस लाइन सेगमेंट को 1:3 में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जो x का हमारा फार्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब यहाँ पर बच्चों हमारे जो कोऑर्डिनेट है ये x1
y1 x2 y2 और जो ये रेशो है वो हमारी m1 m2 होगी। तो जब हम फार्मूले में पुट करेंगे तो ये हमारा बनेगा 1 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 यानी कि 3 प्लस 5 अपॉन 4, तो ये हमारा 2 आ गया। और जो y का फार्मूला बनेगा वो हमारा वो होगा y1 इंटू m2 प्लस m1 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ वैल्यूज हम जब पुट करेंगे तो ये आएगा 8 इंटू 3 प्लस 10 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1 यानी कि 24 प्लस 10 अपॉन 4 यानी कि ये हमारा आ गया 34 अपॉन 4 जो कि होगा हमारा 8.5। तो जो हमारे आंसर आएगा बच्चों इसमें ये फोर्थ पार्ट इसका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन का ई पार्ट है जिसमें बोला गया अ पॉइंट पी एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम क्यू दिस पॉइंट एंड एस दिस पॉइंट, फाइंड द रिलेशन बिटवीन द एक्स एंड वाई। अब हम इस तरह से लिख लेते हैं कि पी ए कोई पॉइंट है एक्स वाई जो कि बराबर की दूरी है इन दोनों से, क्यू 9,8 एंड एस 17,8। तो हम इनको पी क्यू इज इक्वल टू पी एस लिख सकते हैं। अब मैं यहाँ दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर देता हूँ ताकि जब मैं डिस्टेंस फार्मूला लगाऊँ तो मैं अंडर रूट से बच सकूँ, अंडर रूट ना आए। अब जब मैं डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये मेरा बनेगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 17 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखिए दोनों तरफ y माइनस 8 का होल स्क्वायर है तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और ये हमारा बचेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अभी हमारा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचेगा 34x माइनस 18x इज इक्वल टू 289 माइनस 81। तो लेफ्ट में हमारा ये बच जाएगा 16x इज इक्वल टू, और ये राइट में आ जाएगा हमारा 208। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो होगी हमारी 208 अपॉन 16 यानी कि 13 आंसर आ जाएगा। और यहाँ इनमें जो चारों पार्ट हमें गिवन है, सेकंड पार्ट में देखिए x इक्वल टू 13 ही हमें दिया गया है तो इसका सेकंड पार्ट हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा 18th क्वेश्चन जिसमें हमें केस स्टडी बेस्ड 2 दिया गया है कि स्केल फैक्टर एंड सिमिलैरिटी स्केल फैक्टर। अ स्केल ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द शेप एज द ऑब्जेक्ट बट अ डिफरेंट साइज। जो स्केल साइज है वो एक ऐसी शेप है जो कि रियल ऑब्जेक्ट से डिफरेंट साइज की होगी। आगे बोला गया कि द रेशियो ऑफ टू कोरस्पॉन्डिंग साइड इन सिमिलर फिगर इज कॉल्ड स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर जो होगा दो सिमिलर जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो होगा। तो ये हमें स्केल फैक्टर का दिया गया लेंथ ऑफ इमेज अपॉन कोरस्पॉन्डिंग लेंथ इन ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है द मॉडल ऑफ अ बोट इज मेड ऑन द स्केल ऑफ 1:4। तो 1/4 के मॉडल पे बनाया गया है। द मॉडल इज 120 सेंटीमीटर लॉन्ग। द फुल साइज ऑफ द बोट हैज विड्थ 60 सेंटीमीटर। जो फुल साइज है बोट का उसकी चौड़ाई 60 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द विड्थ ऑफ द स्केल मॉडल। अगर हमें रियल की 60 सेंटीमीटर विड्थ दे रखी है और हमें मॉडल की निकालनी है विड्थ, हमने उसे x मान लिया। अब जब इनसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें आएगा 4x इक्वल टू 60 यानी कि जो x की वैल्यू है वो 60/4 यानी कि 15 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ हमारा तीसरा पार्ट इसका सही जवाब होगा। अब ये इसका दूसरा पार्ट है बच्चों जिसमें पूछा गया व्हाट विल इफेक्ट द सिमिलैरिटी ऑफ एनी टू पॉलीगन। किसी भी दो पॉलीगन की सिमिलैरिटी को क्या चीज़ अफेक्ट करती है। दे आर फ्लिप्ड हॉरिजॉन्टली, नहीं वो इफेक्ट नहीं करती है। अब जो इसका फोर्थ पार्ट देखिए कह रहा है दे आर नॉट द मिरर इमेज ऑफ वन अनदर। अब यही इसका आंसर है बच्चों। सिमिलैरिटी में अगर दो फिगर सिमिलर है तो इसका मतलब वो एक दूसरे की मिरर इमेज होगी। तो इसका थर्ड पार्ट है जिसमें कहा गया टू सिमिलर ट्रायंगल्स हैव द स्केल फैक्टर a/b विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग द टू ट्रायंगल्स इज ट्रू। पहला है द रेशो ऑफ पेरीमीटर इज 3a/b, नहीं ये गलत है। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स की जो स्केल फैक्टर यानी साइड्स का जो हमें रेशो दिया गया है वो हमें a/b a/b का दिया गया तो पेरीमीटर का, मीडियन का, एल्टीट्यूड का, सब का रेशो a/b ही आएगा। जैसे सेकंड पार्ट है वो कह रहा है द एल्टीट्यूड हैव अ रेशो ऑफ a/b, तो ये हमारा इसका सही जवाब है। तो ये इसका डी पार्ट है बच्चों जिसमें बोला गया द शेडो ऑफ अ स्टिक 5 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 2 सेंटीमीटर। ये हमें एक स्टिक दी गई है जो कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है और उसकी जो शेडो बन रही है वो 2 सेंटीमीटर की बन रही है। एट द सेम टाइम द शेडो ऑफ अ ट्री 12.5 मीटर हाई इज। एक हमें ट्री दिया गया 12.5 मीटर का, तो इसकी शेडो कितनी लंबी होगी ये हमें फाइंड करनी है। इसको हम यहाँ x मान लेते हैं। अब देखिए जो दोनों ट्रायंगल है ये राइट एंगल होंगे इन दोनों में,
और ये जो दोनों एंगल बनेंगे, एंगल 1 और एंगल 2, ये भी आपस में इक्वल होंगे क्योंकि एक ही टाइम पर बन रहे हैं एंगल। तो ये जो दोनों ट्रायंगल है वो एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर होंगे। अगर ये सिमिलर होंगे तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशो है वो भी इक्वल होगा, यानी कि 12.5/5 इज इक्वल टू x अपॉन 2। तो जब हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 5x इज इक्वल टू 25, और जो x की वैल्यू है वो हमारी 5 मीटर आ जाएगी, यानी कि हमारा जो फोर्थ पार्ट है वो आंसर होगा। तो ये हमारा ई पार्ट है बच्चों, जिसमें हमें पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ ई एफ। देखो ई हमारा पॉइंट यहाँ है और एफ ये पॉइंट है हमारा, अगर हम इसको मिला देते हैं तो हमें ई एफ फाइंड करना है। अब इस क्वेश्चन में देखें तो बच्चों हमें दिया गया एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी टी एंड जी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी टी। ई और एफ जो है अपनी अपनी साइड्स के मिड पॉइंट है। तो बच्चों हमने 9th क्लास में मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी थी कि जो ई एफ होगा वो हाफ ऑफ ए बी होगा एंड ई एफ पैरेलल टू ए बी भी आएगा। ये हमारे यूज़ का नहीं है, तो हम इसको देखते हैं ई एफ इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब यहाँ पर जो हमें ए बी की लेंथ है वो 12 गिवन है, तो यहाँ जब हम ए बी को 12 पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर 1/2 इंटू 12 यानी कि 6 मीटर आएगा। तो यहाँ हमारा ये थर्ड पार्ट आंसर होगा। ये हमारा 19th क्वेश्चन है बच्चों, केस स्टडी बेस 3, जिसमें हमें एक ये हाईवे दिया गया है, एप्लीकेशन ऑफ पैराबोला हाईवे ओवरपास अंडरपास। अ हाईवे अंडरपास इज पैराबोलिक इन शेप। हमें बोला गया कि ये पैराबोलिक शेप है। पैराबोलिक शेप बच्चों इस तरह की होती है, ये अपवर्ड पैराबोला है हमारा, और ये हमारा ओरिजिन से पास होने वाला डाउनवर्ड पैराबोला है। तो इस पर ये क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है इफ द हाईवे ओवरपास रिप्रेजेंट बाय दिस x² - 2x - 8 देन द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हमें यहाँ पे इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करके इसकी जीरोस निकालनी है। तो ये हमें दिया गया है। हम यहाँ जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो ये 4x और यहाँ 2x इसके फैक्टर ले सकते हैं। अब पहली दो टर्म से x कॉमन आ रहा है तो x - 4 बचेगा। अगली दो टर्म में से 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ भी x - 4 बचेगा। तो ये आ गया हमारा x - 4 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इन्हें दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये 4 आ गया और ये हमारे -2 आ गया, यानी कि हमारा जो बी पार्ट है सेकंड पार्ट वो इसका आंसर होगा। अब जो बच्चों इसका बी पार्ट क्वेश्चन का दिया गया है, द हाईवे ओवरपास इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी एक्सप्रेस्ड ग्राफिकली, नंबर ऑफ जीरोस पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। ए पार्ट फर्स्ट इसका आंसर होगा। किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतनी ही उसकी जीरोस होंगी। ये हमारा सी पार्ट है बच्चों, जिसमें बोला ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज पैराबोला। हमें क्वेश्चन में भी गिवन है, हमेशा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ पैराबोला ही बनता है। डी पार्ट में बोला गया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाईवे अंडरपास हुज 1 0 इज 6 एंड द सम ऑफ जीरोस इज 0। मतलब हमें यहाँ मान लेते हैं कि लेट अल्फा इज इक्वल टू 6 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। तो यहाँ से बच्चों जो हमारा बीटा है वो -6 आ जाएगा, और हम जानते हैं जो हमारा इक्वेशन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस इन x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमारा बन जाएगा x² माइनस 0x प्लस 6 इंटू -6, ये हमारी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होगी। तो ये हमारा x² माइनस 36 आ गया, यानी कि जो सेकंड पार्ट है वो इसका आंसर होगा। अब जो इसका ई पार्ट है बच्चों, उसमें हमें दिया गया द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस कैन हैव। हमें fx दी गई है x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4, यानी कि जब हम यहाँ एक्सपेंड करेंगे फॉर्मूला तो आएगा a² प्लस b² माइनस 2ab प्लस 4। तो ये हमारा बन गया x² माइनस 4x प्लस 8। अब देखिए बच्चों इस पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस भी 2 ही होगी। तो इसका सेकंड पार्ट सही आंसर है। तो ये हमारा 20वां क्वेश्चन है बच्चों, केस स्टडी बेस्ड 4। इसमें बोला गया अ स्टॉपवॉच वाज यूज्ड टू फाइंड द टाइम दैट इट टुक अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टू रन 100 मीटर। मतलब 0 से 20 सेकंड में 8 बच्चों ने 100 मीटर रेस कंप्लीट कर ली, 20 से 40 सेकंड में 10 बच्चों ने, और इस तरह से हमें आगे बाकी इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए इसके क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसके पहले पार्ट में हमें बोला गया एस्टिमेट द मीन, हमें मीन फाइंड करना है बच्चों। तो ये हमें टेबल दी गई है, एफ आई हमें क्वेश्चन में दिए गए थे। जो ये एक्स आई है हमने मिड पॉइंट निकाले सी आई के, यानी पहले सी आई में 0 प्लस 20/2 करेंगे तो हमारा 10 आ जाएगा। अब सभी सी आईज में देखिए जो एच है वो हमें 20 दी गई है, तो हमने 20 ऐड करके बाकी सारे एक्स आई फाइंड कर लिए। अब यहाँ पर हम एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा बनेगा 80, 300
650, 430 और ये हमारा 270 आ गया। जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये हमारा 1720 आएगा। अभी हमारा मीन का फॉर्मूला होता है बच्चों एक्स बार इज इक्वल टू समीशन एक्स आई एफ आई अपॉन समीशन एफ आई। तो जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे 1720 अपॉन 40 तो ये हमारा 172 अपॉन 4 आ गया। तो जब इसे कट करेंगे 43 यानी कि 43 इसका सही जवाब होगा, थर्ड पार्ट। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसका पूछा है व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास की अपर लिमिट क्या होगी। अब जो फ्रीक्वेंसी में देखते हैं सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारी 13 है, मतलब ये हमारा F1 होगी और यही हमारी 40 to 60 जो है वो मॉडल क्लास होगी हमारी। अब इसमें जो अपर लिमिट है बाद में जो आता है वो अपर लिमिट होगी, यानी कि इसका थर्ड पार्ट 60 इसका सही जवाब होगा। इसका सी पार्ट है बच्चों जिसमें बोला गया था कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द मीडियन। हम CF जो है मीडियन के लिए निकालते हैं, तो सेकंड पार्ट इसका सही जवाब होगा। डी पार्ट में हमें बोला गया था सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो हमने देखा था पिछले क्वेश्चन में भी मॉडल क्लास जो हमारी है 40 to 60 वाली है। अब मीडियन क्लास के लिए जो हमारा n है यहाँ पर वो 40 दिया गया, तो n/2 हम निकालते हैं, यानी कि 40/2 जो होगा वो 20 आ जाएगा। अभी हमने CF निकाली है, अब इसमें चेक करते हैं कि 20 कहाँ आता है। ये 28 से बड़ा है, 18 से बड़ा है, बट 31 में आ रहा है। इसका मतलब ये 40 to 60 ही इसकी मीडियन क्लास होगी। हमें यहाँ पे इनके लोअर लिमिट का सम निकालना है, यानी कि 40 + 40 इज इक्वल टू 80, यानी कि जो थर्ड पार्ट है वो इसका सही जवाब होगा। अब ई पार्ट जो है वो कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट फिनिश द रेस इन 1 मिनट। 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड के अंदर कितने बच्चों ने रेस कंप्लीट करी है। तो ये जो पहले 3 CI है ये 60 सेकंड के अंदर आएगी, यानी कि 8 + 10 + 13, तो सही जवाब हमारा 31 होगा बच्चों। थर्ड इसका 31 बच्चों ने 1 मिनट के अंदर अपनी रेस कंप्लीट कर ली है।